विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। बहुत से विद्यार्थी ये बार बार शिकायत कर रहे हैं कि मुझे क्लास 6 का गणित का मॉडल पेपर चाहिए। तो आज हमने आप सभी लोगों के लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिसमें 20 प्रश्न हैं जो कि बेसिक प्रश्न हैं। आप लोग कॉपी और कलम अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ हल करें, देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। अगर आपके 20 में से 18 प्रश्न सही है तो आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में चल रही है। टोटली बेसिक प्रश्न हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो जो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो हमारा साधारण ब्याज से मैंने लिया है। 500 रुपये के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये साधारण ब्याज का सवाल है। तो साधारण जो ब्याज होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये साधारण ब्याज, मैंने साधारण छोड़ दिया है, तो ये होता है मूलधन समय इंटू दर बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पैसा है, 500 रुपये है। अब यहीं पर थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। दर है आपका 4% छमाही। तो समय जो यहाँ पर है, मैं समय ऊपर लिखता हूँ। समय चूंकि 1 वर्ष है, ब्याज 6 महीने में 4% मिलता है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही बनेगी, 2 छमाही बनेगी। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे क्यों, 6 महीने में, चूंकि 12 महीने हो तो 2 छमाही बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर दर आपकी 4 मैंने कर दिया और समय कितना कर दिया, 2/100। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये दोनों जीरो देखिए हमारे कट जाएंगे और 5 चक्कू 20 दूनी 40, यानी 40 रुपये जो है वो ब्याज बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपके प्रश्न न समझ आए तो कृपया आप हमें कमेंट जरूर करें। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन क्या होगा। क्योंकि ये दीवार है, ये घनाभ बनेगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो L, यानी मैं यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, L जो है इसकी लंबाई आपको लिखनी है, तो यहाँ मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ, यानी L लंबाई इसकी ये 8 मीटर है। चौड़ाई अगर आप इसकी देखें तो वो आपकी जो मोटाई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, 20 एकम 20 पंजे 100, यानी 1/5 मीटर। अब बात रही ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 3.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है LPH, अर्थात लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने जो 20 सेंटीमीटर था उसको मीटर में क्यों बदला, क्योंकि सारे आंसर घन मीटर में है इसलिए। तो लंबाई देखिए 8 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, और उसकी जो ऊंचाई जो है वो 5 थी, और चौड़ाई जो है 1.5 है, 1/5 है। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सते 35 पॉइंट लगा लेंगे, और 8 सती 56, एक के बाद डेसिमल, यानी 5.6 घन मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम एक अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 3 है। यहाँ पर सिंपल सी 4 भिन्नें दी गई हैं और पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न को छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ से जो सबसे छोटी हालांकि जो भिन्न होगी वो आप भाग करके कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक तरीका बताते हैं जिससे आप कोई भी भिन्न छोटी और बड़ी तुरंत आप देख सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों भिन्नों को लेंगे और देखेंगे कौन इसमें से छोटी या बड़ी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको, हालांकि इसके पहले मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इससे आपके प्रश्न बहुत आसान आपको लगेंगे, भले ही आप छोटी क्लास के हों। देखिए हम लिख देंगे 2/3 और दूसरी भिन्न है 3/4। अब इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी मुझे नहीं पता, तो इनकी तिर्रे गुणा कर लेते हैं। तो 2 4 दूनी 8,
3 तिहाई 9। तो यहाँ 8 बड़ा है या 9, मतलब मैंने ऐसे ऐसे किया है। तो यानी यहाँ पर 8 जो है वो छोटा है और 9 बड़ा है। तो इसका मतलब 3/8 भिन्न इससे छोटी है। तो इसका मतलब ये भिन्न नहीं हो सकती, ये भिन्न छोटी है। अब इस भिन्न की तुलना हम सी वाले से कर दें। कैसे कि 2/3 और 5/6। पुनः इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15। अब 15 बड़ा हो गया, यानी 5/6 भी भिन्न बड़ी है। तो ये भी हमारी 2/3 से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास 1/2 यानी 2/3 और 1/2 लिख लेंगे और इनकी तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर थोड़ी देखने को ये मिला कि 2/3 1/2 से बड़ी है, क्योंकि बड़ा आ गया। इसका मतलब 1/2 भिन्न सबसे छोटी है। तो हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा डी। इसको आप विधि को जरूर सीख लें और ये आपको छोटी और बड़ी भिन्न निकालने में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा ये कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विकल्प सह अभाज्य है। थोड़ा गलत छप गया, आप पढ़ लीजिएगा। सह अभाज्य को दर्शाता है। तो सह अभाज्य क्या होता है? ऐसे संख्याओं के दो जोड़े जिनमें एक के अलावा कोई भी अंक जो है उसको विभक्त न करे। अब देखिए ये सह अभाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि 5 तिहाई 15 यानी ये दोनों आपस में कट रहे, इसलिए सह अभाज्य नहीं हो सकता। 2 और 27 केवल एक ही ऐसा अंक है, एक जो दोनों को काटता है, इसका मतलब ये सहअभाज्य है। 7 और 42 भी आपस में कट जाते हैं, तो ये भी 7, ये भी सहअभाज्य नहीं है। और 12 और 17 ये भी दोनों सहअभाज्य है, क्योंकि कोई किसी भी पहाड़े में नहीं आते, केवल एक में। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो गए। मैं देखता हूँ आखिर गलती कहाँ हुई है। हाँ, गलती कोई नहीं हुई, प्रश्न बिल्कुल सही है। हाँ, हमारे जो छपाई वाले भाई साहब हैं उन्होंने थोड़ी गलती कर दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन ये 21 और 27 था, ठीक है, यानी यहाँ पर इनसे ये एक छूट गया है। तो 21 और 27 ये 3 से कटते हैं, इसका ये मतलब हुआ, मैं आप यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन 21 और 27 जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ये 1 है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार ये हो गया, यहाँ ये है, तो ये भी सहअभाज्य नहीं है, ये भी सहअभाज्य नहीं है, ये भी सहअभाज्य नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दशमलव का जोड़ है। आप सोच रहे होंगे इतने सिंपल प्रश्न क्यों रखे जा रहे हैं। सिंपल ही प्रश्न आएंगे, आप इसे तुरंत फटाफट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख करके जोड़ना सुनिश्चित करें। 6.666। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 6.66 लिख लेंगे। तीसरा है 6.06 और इसको ऐड कर देंगे 6 6 18 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 6 18 1 19 यानी 19.386। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ेंगे एक अगले प्रश्न पर जो बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समापवर्त 1 है। यानी एक जोड़े में लिखे गए हैं 2-2। अब आपको एक किसका होगा मैं बता दूं। जो संख्या जैसा मैं अभी देख रहा था बिल्कुल वही प्रश्न है। 5 और अगर आप इसको निकालोगे इनका महत्तम समापवर्त, तो 5 और 15 में देखेंगे आप 5 एकम 5 5 तिहाई 15, तो इसका 5 हो गया। 4 पंजे 20 ये दोनों में मिल रहा है। 3 पचे 15 ये भी, लेकिन 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 इंटू 2, 5 में भी 1 इंटू 5। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो दोनों में कॉमन है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब महत्तम समापवर्त 1 होगा। लेकिन आपको करना सिर्फ क्या है, जब भी युग्म दे और 1 पूछे कि उसका जो महत्तम समापवर्त 1 है, तो हमें करना सिर्फ इतना है, ये देख लें कि ये संख्याएं आपस में कोई भी न कटती हो केवल 1 के अलावा, तो वही उसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 2 और 5 दोनों ऐसी संख्याएं हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए अगला प्रश्न है, एक हार का भर नहीं भार है, यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। भार 25 ग्राम 35 मिलीग्राम है, एक चूड़ी का भार 15 ग्राम एवं 5 मिलीग्राम है तथा अंगूठी का भार 10 ग्राम 450 मिलीग्राम है, गहनों का कुल भार क्या होगा। तो आप यहाँ से जो कुल भार है आप उसको जोड़ करके बहुत आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से अगर आप जोड़ लेंगे तो इस जो है जोड़ इसका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एक तरफ, चूँकि ग्राम और मिलीग्राम है तो पहले हम यहाँ एक तरफ ग्राम लिख लेंगे और एक तरफ ये आप मिलीग्राम कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो पहला गहना था उसमें ये था 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम, और जो अगला गहना है वो चूड़ी 15 और 5 मिलीग्राम की है, तो ये 15 और 0.5 आप लिख सकते हैं। और तीसरी जो अंगूठी है वो 10 और 450, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो मिलीग्राम में 5 5 10, 5 3 8 1 9 और 4 का ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अपने 5 3 8 4 ही रहेगा, ठीक है। और 5 5 10 और 2 2 4 1 5, यानी 50 ग्राम 450 मिलीग्राम। तो ऐसा आंसर तो यहाँ आ नहीं रहा। तो देखिए ग्राम में पूछा जा रहा, तो ये मिलीग्राम आए हैं हमारे 490। तो चूंकि एक जो ग्राम होता है, एक ग्राम में बेटा 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, देखिए 1 0 कट गया, 2 के बाद डिसमल यानी 0.49, ये ग्राम बन गया। और 50 में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50.49 ग्राम। बिल्कुल सही है, आपकी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न समय से है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इसलिए मैं यहाँ आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित गंतव्य पर रात्रि 10 बजे पहुंची। उस रेलगाड़ी ने चलना कब शुरू किया? चाहे आप इसे लगाएं या आप इसे मुजबानी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कब पहुंच गई, ये यहाँ आप लिख लीजिए घंटा और मिनट, यानी ये 10 बजे पहुंच गई, मिनट 0 और 6 घंटे इसको लगे, तो कब चली होगी? तो 6 घंटा 30 मिनट अगर हम यहाँ से घटा दें तो ये पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी चली कब थी। यहाँ पर मिनट 0 है, यहाँ से एक घंटा हमने उधार ले, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट में से 30 गया तो 30 मिनट आ गया। यहाँ पर ये आपका, यहाँ 10 घंटे थे, 1 घंटा चला गया तो 9 घंटे, 9 में से 3 गया 3। इसका मतलब ये रात को पहुंची है तो 3:30 पर ये रेलगाड़ी चली होगी और उसका टाइम रहा होगा ये सायं। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर भी सकते हैं। 4 लड़कों की उम्र क्रमशः 8, 10, 12 और 14 वर्ष है। यदि पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है, तो पिता की उम्र क्या है? तो हम सबसे पहले लड़कों की उम्र ऐड करेंगे और उसका औसत निकाल लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, यानी 8 + 10 + 12 और +14। जैसे ही आप जोड़ेंगे 18, 12, 30 और 14, 44, यानी 4 बच्चे हैं 44 वर्ष के हैं, तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का जोड़ बटे संख्या दिए गए वस्तुओं की संख्या। तो 4 लोग हैं तो 4 से भाग कर दिए, यानी औसत आयु 11 वर्ष है। प्रश्नानुसार 11 वर्ष के चारों बच्चों के औसत है, उसमें अगर पिताजी की उम्र जोड़ दें तो ये हो जाती है 18 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 18 वर्ष में कितने लोग हो गए? 4 पहले थे, 1 पिताजी मिल गए, तो टोटल हो गए 5 लोग, यानी 5 लोगों की उम्र इस समय 18 वर्ष है। तो हम 5 से इसको कर दें गुणा तो निकाल आएगी कुल उम्र, कुल आयु, तो ये हो जाएगी 18 पंजे 90, यानी लड़के थे आपके 44 kg के और 90 kg के
पांचों लोग हुए, तो 90 में से अगर आप 44 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 46 वर्ष। इसका ये मतलब हुआ जो पिताजी की उम्र है वो 46 वर्ष, यानी ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। शायद ये आपके समझ में जरूर आया होगा। अगला प्रश्न लासा मासा से है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सह अभाज्य का मतलब जिनमें कोई भी गुणन कॉमन ना हो, तो उनका एलसीएम कितना होगा, उनका एलसीएम भी उतना ही होगा। क्यों? आप कोई भी दो सह अभाज्य ले लीजिए, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो 2 और 5, इनका एलसीएम निकालें तो 5 दूनी 10, इनका गुणनफल करें तो 5 दूनी 10। इसका ये मतलब हुआ अगर हम 12 और 7 ले लें, 13 और 7 ले लें, तो 12 सती 84, और इनका एलसीएम लेंगे वो भी आपका 84 ही आएगा, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब 13 और 7 का 13 एक कम 13, 7 निकालोगे फिर देखिए 7 का, तो 13 सती 91। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी सह अभाज्य यदि गुणनखंड हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। प्रश्न अगला, प्रश्न 11, बहुत आसान प्रश्न है। अब आपके सामने 2.25 का अंडर रूट, तो ये चूंकि 15 का होता है, 2 के बाद डेसिमल है, तो ये 1.5 का अंडर रूट निकल आया, और 12 का गुणा कर दीजिए, 12 बरीम होता है 144। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 6 66, और 15 एकम 15 और 6 21, 2160, और एक के बाद डेसिमल है तो ये आ गया 216। अब 216 करा किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 6 रंग 36 छक्का 216। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 6 का क्यूब होगी, यानी यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्यंजक 35 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 इंटू 2 का मान क्या होगा। हालांकि हमने यहाँ पर डिवाइड जो बटे इन्होंने लगा दिया वो डिवाइड में दिया गया था, यानी प्रश्न मूलतः मैंने लिख के जो दिया था बनाने के लिए ये था 35 इंटू 14 भाग 7 प्लस 6 इंटू 2 का मान क्या होगा। अब आप इसे हल कर लेंगे, यानी 35 इंटू 14 बटे 7 प्लस 6 इंटू 2, 7 एकम 7 दूनी 14, 35 दूना 70 प्लस 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 82। हालांकि बेहद आसान प्रश्न था, ऑप्शन यहाँ से आपका भी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारे पास अगला प्रश्न था सप्ताह से निकटतम बड़ी इकाई। तो आपने देखा होगा जो सप्ताह होता है वो 4 सप्ताह मिलकर के एक जो है आपका महीना बनाते हैं। तो चूंकि सप्ताह से जो बड़ा है वो माह ही होता है, घंटा छोटा होता है, हफ्ता तो हफ्ता उसे कहते हैं सप्ताह को ही, और वर्ष और बड़ा होता है, माह से बनता है। तो कहने का मतलब था सप्ताह से निकटतम कौन सी बड़ी इकाई, वो होगी माह। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए तो कितने प्रतिशत संतरे बचे रह गए। अब आप देखिए आपके पास 250 संतरे हैं। अब आपने 250 में से 50 अगर आपने बांट दिए तो आपके 200 बचे। तो पूछ रहा है 200 जो बचे हैं ये कितने प्रतिशत बचे हैं। तो आप इसको कोई भी प्रतिशत की थ्योरी मत लगाइए, आप सीधे लिखिए कि 250 में बचे 200। अगर एक संतरा होता तो 200 बटे 250, इसलिए 100 में कितने बचेंगे। तो प्रतिशत आपका आ जाएगा 1 जीरो और 1 जीरो निकाल लीजिए। 25 से कम 25, अगर हम ये जीरो काटते हो 25 अट्ठे 200 कर देते, 10 अट्ठे 80। इसका मतलब ये हुआ कि 80% संतरे आपके बचे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है 5 कलमों का मूल्य
15 पेंसिलों के बराबर हो तो 90 पेंसिलों के बदले कितने कलम दिए जा सकते हैं। तो देखिए जो चीज़ पूछे यानी किसको बदलना है, पेंसिलों को, तो हम लिख देंगे 15 पेंसिल बराबर 5 कलम। तो एक जो है पेंसिल के बदले 5/15 कलम मिलेंगे, इसलिए 90 के बदले कितने मिलेंगे, तो 90 से हम गुणा कर देंगे। चूंकि एक का मैं निकाल चुका हूँ, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, तो 5 छक्का 30, यानी 30 कलम मिलेंगे, ऑप्शन सी। या आप एक लाइन में ऐसे देख लें, चूंकि 5 कलम 15 के, तो एक कलम हमारा कितने, तो 5 3 15, यानी 3 पेंसिलों पर एक कलम मिलता है। तो आप इसको 3 से डायरेक्ट भाग कर देते, तब भी आपका 30 ही आता। ठीक है, आप चाहे तो व्यवहारिक गणित या फिर आप जो भी लगाना चाहें उसे आप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, एक किसान के पास 50 एकड़ खेत है, कुल खेत का 1/5 भाग जुताई हो चुकी है। यानी अब हम 50 एकड़ है, इसका आपने 1/5 भाग जुताई करा दिया, तो ये 50 का माने गुणा 1/5, 5 एकम 5 धाम, इसका मतलब 10 एकड़ जुताई हो चुकी है। तो खेत बचा कितना आपका, तो खेत बचा आपका 50 - 10 बराबर 40 एकड़ बचा हुआ। अब कह रहे हैं यदि वह 3/5 भाग जमीन की जुताई और करवा लेता है तो उसके पास बिना जुती हुई जमीन कितने एकड़ बची, कितने एकड़ बची। तो अब देखिए 40 एकड़ थी, इसका ये 3/5 भाग और करा देता है, तो 40 का 3/5, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 8 3 24, यानी 24 एकड़ और खेत जुत गया और 10 एकड़ पहले जुत चुका है। और टोटल हमारे पास मान लो 40 एकड़ था और 24 एकड़ अब जुत चुका है, तो 16 एकड़ जमीन बची, यानी ऑप्शन डी। हालांकि छाप करने वाले ने यहाँ पे हमारा 15 एकड़ कर दिया था, इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10% हानि बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। थोड़ा सा आप लोग एक्स मान के भी लगाना सीख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का 10% हानि हो रहा है, तो यानी मान लो वो एक्स की है, एक्स रुपये की थी, 10% हानि हुई, यानी वो 90% पे बेच दी गई और उसमें कितना उसको मिला, 135। तो x इंटू 90/100 बराबर 135। यहाँ से 0 1 0 आप काट लेंगे, फिर एक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर, ठीक है। और ये 135 को 10 से गुणा कर देंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर यानी 9 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 9 एकम 9 4 बचा, 9 पचे 45, 0, यानी 150 रुपये की कोई वस्तु अगर है तो उस पर 10% की यदि हानि होती है तो वो 50 रुपये की वस्तु रही होगी। क्लियर। तो आप यहाँ से इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न 18, एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 22 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो 1 घंटे में चलती है वो बोलते हैं उसकी चाल, यानी चाल जो होती है वो 1 घंटे में, प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितना चल रही, 40। तो इसकी चाल जो हो गई वो कितनी हो गई, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको दूरी चलवानी है 22 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा। फार्मूला होता है समय बराबर क्या होता है, आप दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। थोड़ा सा याद करेंगे कुछ चीज़ें तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो दूरी है 22 और चाल है आपकी 40, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, यानी ये आंसर आपका आ गया 11/20 घंटे। लेकिन घंटे में आंसर नहीं, मिनट में है, तो 11/20 इंटू, अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यानी 11 तिहाई
33, यानी उसको 33 मिनट जो है समय लगेगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्षेत्रफल से है, इससे भी आपको एक प्रश्न जरूर मिलता है। दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई एवं चौड़ाई 35 मीटर एवं 40 मीटर है और दूसरे खेत की लंबाई यदि 50 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। अब आप देखिए, दो खेत हैं, थोड़ा लंबे और चौड़े, मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ तो आपके बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ये थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए, ये खेत है, थोड़ा अलग अलग है। अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले का हो गया 35 लंबाई इंटू चौड़ाई। अब दूसरे का खेत की भी, चूंकि इसका भी क्षेत्रफल समान है, उसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई मान लो चौड़ाई ये हो गया। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 35 इंटू 40, और ये 50 जो है वो नीचे आ जाएगा, भाग कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, यानी जो दूसरा खेत होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो 28 मीटर की होगी। मतलब बेहद आसान प्रश्न था। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, जिस कोण का मान आपसे कह रहा है, जिस कोण का मान 180 अंश या दो समकोण है उसे निम्न में क्या कहते हैं। निम्न कोण नहीं, समकोण नहीं, अधिक कोण नहीं, उसे कहते हैं सरल कोण। ठीक है, सिंपल एंगल, या इसको हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। ये बहुत आता है, यानी 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। कुछ कोण ऐसे जो निश्चित होते हैं। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो। तो ये आज के हमारे 20 प्रश्न थे, संभवतः समझ में जरूर आए होंगे। अगर ये आपके समझ में आए हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको हम इस तरीके के वीडियो दिन प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी हम अच्छे ढंग से समझते हैं और आपको कराते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।